हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट प्रैक्टिस बैच। आज हम आपके लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का मेरा पहला प्रश्न क्या है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में हम जानते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1965 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं क्या कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु दिया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है क्या कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत थे और उन्हें कब मिला था? 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था? तो उनकी रचना चितंबरा के लिए दिया गया था। ठीक है, चिदंबरा इनके लेखन कृति के लिए दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, प्रकृति के सुकुमार कवि। प्रकृति के सुकुमार कवि के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है? तो किस कविता से उद्धृत है? क्वेश्चन नंबर 34 में दुख ही जीवन की कथा रही यह पंक्ति निराला की कविता। किसकी कविता है? सबसे पहले यहाँ पे कवि का नाम लिख देते हैं। निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला की कविता है और कविता का नाम क्या है? सरोज स्मृति। यानी कि उपयुक्त पंक्ति जो है वो सरोज स्मृति में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए। इसमें बोला जा रहा है कि हिंदी उपन्यास के संबंध में किस सामान्यीकरण को संगत नहीं माना जा सकता है? तो हिंदी उपन्यास के विकास पर पश्चिमी उपन्यासों का भी प्रभाव है। ये तो है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 2 में है हिंदी उपन्यास पूंजीवाद की देन है। ये नहीं होगा। हिंदी उपन्यास में परंपरा से चली आती कथा का भी योगदान है। ये भी राइट है। हिंदी उपन्यास भारतीय जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। ये भी राइट आंसर है। तो प्रश्न में बोल रहा है क्या चीज कि किस सामान्यीकरण को संगत नहीं माना जा सकता है? तो संगत किसे माना नहीं जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी को संगत नहीं माना जा सकता। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है? सूरत नजर आना। एक मुहावरा है सूरत नजर आना। तो सूरत नजर आना का मतलब क्या होता है कि बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना सूरत नजर आना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए क्या दिया हुआ है। हाथ ऊंचा होना का अर्थ है। हाथ ऊंचा होना। हाथ ऊंचा होना का क्या अर्थ है कि दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 38,
भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351, 343 से 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए कि इसमें क्या चीज़ का वर्णन है। इसमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने, अंग्रेजी को अतिरिक्त, हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति के द्वारा प्राधिकृत करने एवं हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश आदि का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 343 से 351 में है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा के सही अनुक्रम का विकास है, सबसे पहले पाली हो जाएगा। पाली भाषा में ही भगवान बुद्ध उपदेश दिए थे। उसके बाद आ गया प्राकृत, प्राकृत भाषा में महावीर दिए थे और अर्धमागधी में। उसके बाद फिर पाली, प्राकृत और हिंदी का मिला हुआ रूप है अपभ्रंश, और लास्ट में क्या हो गया? हिंदी। तो हिंदी के विकास का सही अनुक्रम हो जाएगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये 40 हो गया। इसमें दिया हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में राजभाषा के रूप में हिंदी के भावी स्वरूप के विकास की परिकल्पना सन्निहित है, जो कि हम पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद फिर देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे इसमें है कि इस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए दिए गए निर्देश में यह कहा गया है कि संघ सरकार का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के विकास के लिए पर्याप्त प्रयास करे, जिससे हिंदी का ऐसा स्वरूप विकसित हो सके जिसका प्रयोग संपूर्ण देश में हो सके। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है और हर एक अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हिंदी के विकास पे 351 अनुच्छेद में बल दिया गया है। और भाषा से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है? 343 से लेकर 351 तक भाषा से रिलेटेड अनुच्छेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।